ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। तो ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। महापुरुष इस दुनिया से जाने पर ऐसी ज्योति छोड़ जाते हैं जो उनके दुनिया से जाने के बाद भी कई युगों तक जगमगाती रहती है। लांग फैलो ने ये बात कही है। और हमारे देश के महापुरुषों को देख लीजिए, आप लोग छोड़ के गए ना, आज हम लोग उन्हीं की छत्र छाया में तो जी रहे हैं, एक तरह से उन्हीं की बातों, उनकी जो रोशनी है उसी में तो जी रहे हैं। अपराध का पसरता तकनीकी संजाल, और जिस हिसाब से तकनीक बढ़ रही है उसी तरफ से अपराधी इसका उपयोग भी कर रहे हैं, ये भी आप लोग देख रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि प्रौद्योगिकी आधुनिकता की सीढ़ियां ही नहीं चढ़ रही है, विश्व पटल पर संगठित अपराध परिदृश्य को भी तेजी से बदल रही है। ऐसे संगठित अपराधी विभिन्न तकनीकों को तेजी से अपना और उनका बेखौफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह हम तब देख पाते हैं जब धन की हेराफेरी की बातें सुर्खियां बनती हैं। संगठित अपराध का डीएनए बदल रहा है, तो ये पूरे विश्व के लिए एक नए तरह का बड़ा खतरा है। संगठित अपराध समूह पर्यावरण क्षेत्रों में गहरी घुसपैठ बनाकर अपने नेटवर्क को नया आकार प्रदान कर रहे हैं। यह सब ऐसे दौर में हो रहा है जबकि अपराधों को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस के अलावा इंटरपोल, नाटो, सीआईए, एफबीआई, सिग्नल इंटेलिजेंस, रॉ और आईबी जैसी सैन्य सुरक्षा खुफिया कानून प्रवर्तन एजेंसियों से दुनिया भरी पड़ी है। क्या शक्तिशाली होते जा रहे अपराध समूहों के खिलाफ कोई साझा रणनीति नहीं है। एक ताजा अध्ययन में दुनिया भर में अवैध आर्थिक गतिविधियों पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। धड़ल्ले से फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप और डार्क वेब पर इंसानों तक को ऑनलाइन खरीदा और बेचा जा रहा है। इस तरह के आपराधिक नेटवर्क में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे ऑनलाइन बाजार तरह तरह की तस्करी के मुखौटे भर होकर रह गए हैं। खासकर एशिया में ये संगठित अपराध गिरोह अपनी गतिविधियां दूर दराज के उन इलाकों में तकनीकी मजबूती के साथ संचालित कर रहे हैं और जहां कानून का शासन लुंज पुंज या पूरी तरह नदारद है। इस धंधे में नशीले पदार्थों, दुर्लभ वन्यजीवों, वनस्पतियों और मानव तस्करी के विस्तार के साथ ही भारी मात्रा में धन की हेराफेरी हो रही है। ऐसे घटनाक्रम दुनिया भर के देशों को कई स्तरों पर परेशान करने वाले हैं। इस संगठित अपराध समूह अपनी क्षमता में सरकारों की ताकत से कुछ कम मजबूत नहीं है। उनका तंत्र विशेषकर कम विकसित देशों की सरकारों से कहीं आगे है। ये अपनी गतिविधियों को उन स्थानों पर स्थानांतरित कर रहे हैं जहां सरकारों की पकड़ ना के बराबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अपराधों की पूरी कड़ियों को ध्वस्त करने में काफी लंबा समय लगेगा। उन्नत संचार प्रौद्योगिकी से लैस संगठित अपराध समूह ऑनलाइन व्यापारियों और बाजारों में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सार्वजनिक रूप से स्पष्ट वेब और डार्क वेब पर उपलब्ध है और वे वस्तुओं का विपणन करने और विभिन्न व्यवसायों को संचालित करने के लिए अनेक सोशल मीडिया मंचों का उपयोग कर रहे हैं और जिसमें आप देखिए नशीले पदार्थ, मानव तस्करी शामिल है। सबसे बड़ा सवाल है कि कोई भी देश ऐसे खतरों से आखिर कैसे निपट सकता है। दरअसल यह देश पर निर्भर करता है क्योंकि इसमें दुनिया के कुछ शक्तिशाली देश अविश्वसनीय रूप से कम क्षमता वाले कुछ देशों के निकट हैं। कुछ देश खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि अन्य देश वास्तव में खुद को समय और चुनौती के अनुसार सक्षम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे उनके पास कम संसाधन है और इन अपराधों को समझना भी बहुत कठिन है। इन अपराधों का विश्लेषण और मुकाबला करने के लिए भी नवीन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र दुनिया के विभिन्न देशों को इन अपराधों को समझने में मदद कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फिलहाल ऐसे अपराधों पर गहन शोध और विश्लेषण हो रहे हैं। साथ ही सरकारों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने में मदद की जा रही है। देख रहे हैं, समस्या बताई जा रही है, उसका समाधान भी बताया जा रहा है। यही तो आपको आंसर राइटिंग में लिखना है। जबकि नशीले पदार्थों के व्यापार संबंधित वित्तीय प्रभाव से निपटने की जरूरत महसूस होने लगी, तब से सरकार आपसी संवाद को लेकर गंभीर हुई है। दूसरी तरफ अपराधी आधुनिकतम संसाधनों से लैस हो रहे हैं, फिर भी कार्रवाई की कोई उन्नत रणनीति बनाने पर देशों के बीच अभी कोई एकजुटता नहीं दिख रही है। सिर्फ इतना हुआ कि हाल में समन्वित तरीके से इन आपराधिक समूहों का सामना करने के लिए आसियान क्षेत्र लिए एक कार्य योजना पर सहमति बनी है। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की सरकारों में इस चुनौतीपूर्ण मौजूदा स्थिति पर बात चल रही है और उस समय सहमति नहीं बन पाती है। तो इन आपराधिक समूहों पर शिकंजा अभी बहुत दूर की कौड़ी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले
सभी देश एक मसले पर एकजुट हों। दुनिया भर में आप देखिए नशीली दवाओं का सबसे बड़ा आपराधिक बाजार है। एक तिहाई से अधिक आपराधिक समूह इनके उत्पादन, तस्करी और वितरण में लगे हुए हैं। सिंथेटिक दवाओं का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। तस्करी में आप देखते हैं कि शामिल संगठित अपराध समूह ड्रोन सेवाओं में भारी निवेश कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी पर निर्भर संगठित अपराध के लिए प्रवासी तस्करी मुनाफे का एक बड़ा धंधा बन चुकी है। शिकारी मौजूदा प्रवासी मार्गों का फायदा उठाते हुए अनियमित प्रवासियों और शरणार्थियों की को तेजी से निशाना बना रहे हैं। तकनीकी नवाचार की दर और संगठित अपराधियों की इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। संगठित अपराध समूहों का आतंकवाद से भी गठजोड़ पाया गया है और ऑनलाइन प्रौद्योगिकी से लैस पर्यावरण अपराध को अब तक बहुत हल्के में लिया जाता रहा है और लेकिन संगठित अपराध समूहों के लिए सालाना सैकड़ों अरब डॉलर वाला यह विश्व में तीसरे नंबर का मुनाफे का सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है। निकट भविष्य में इससे जैव विविधता को भी भारी खतरा महसूस किया जा रहा है और आप देखिए तस्करों की गठजोड़ से लुप्तप्राय प्रजातियों को मारा जा रहा है और कार्बन के मुख्य भंडार स्रोत जंगल उजड़ते जा रहे हैं। ये आप देखिए उनके नुकसान बताए जा रहे हैं प्रभाव की और इससे परिस्थिति तंत्र, वन्य जीवों, पौधों और जलवायु को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। कार्रवाइयों के दौरान भारी मात्रा में तस्करी की लकड़ी, हजारों जीवित पक्षी, लाल कान वाले सजावटी स्लाइडर कछुए, करंडे के सींग, सूखे शार्क पंख, शावक, अजगर की खाल आदि तस्करों से बरामद हो रहे हैं। इस बीच ऑनलाइन पायरेसी, इससे संबंधित अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई जारी रखते हुए इंटरपोल और ऑनलाइन पायरेसी परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर चुका है। ऑनलाइन पायरेसी भी अरबों डॉलर का व्यवसाय बन गया है जिसका मुनाफा धन शोधन से ठिकाने लगाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का यह मेल विशेष रूप से मानव तस्करी के संदर्भ में गौरतलब है और क्योंकि ऐसे आपराधिक समूह सोशल मीडिया ऑनलाइन मंचों का दोहन कर रहे हैं। इन मंचों पर नकली पहचान और गुमनाम खातों के उपयोग ने तस्करों की सीमा पार संचालन को सुविधाजनक बना दिया। दूसरी तरफ ऐप और एल्गोरिदम के विकास से अपराध समूहों की पहचान और आधुनिक आपराधिक गतिविधियों के तौर तरीकों का पता लगाने में मदद मिल रही है। मगर इस समय शक्तिशाली अपराध समूह से पार पाने के लिए सबसे जरूरी है कि विश्व के प्रभावित देशों के बीच मजबूत साझेदारी की गंभीरता से पहल हो। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। बीत गई सो बात गई, ये तो कहावत आपने सुनी होगी। मानव मन की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह सुख में उल्लास मनाता है और दुख में शोक। मगर एक आश्चर्यजनक सत्य यह भी है कि दोनों ही अवस्थाओं में ऊर्जा का क्षरण होता है। चाहे हम आनंद में डूबे हों या दुख में विलाप करें, हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ऊर्जा का ह्रास होता ही। इसके साथ साथ समय का क्षरण और शरीर का धीरे धीरे क्षय होना भी अटल सत्य है। फिर भी मानव अक्सर उन चीज़ों पर शोक मनाता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उदाहरण के लिए हमने वर्षों के परिश्रम से एक भव्य महल खड़ा किया और उसमें अपनी आशाओं, स्वप्न और श्रम का निवेश किया, लेकिन एक दिन एक अप्रत्याशित भूकंप ने उस महल को क्षण भर में धूल में मिला दिया। क्या हम उस भूकंप को रोक सकते थे? क्या हम प्रकृति की इस अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे? नहीं, क्योंकि नियमित नीति का हमारे बस नहीं है। इतिहास इसका साक्षी है। बड़े बड़े सम्राट, विद्वान, योद्धा भी नियमित नीति के सामने नतमस्तक हुए। बस एक चीज ही ऐसी है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, वह है शोक मनाने की अवधि। शोक मनाना स्वाभाविक है। जब हमारी मेहनत बेकार हो जाती है, जब हमारे सपने चूर चूर होते हैं, तब मन का दुखी होना मानव स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन यह शोक कितने समय तक हमें जकड़े रखता है, यह हमारे हाथ में है। जो लोग असफलता पर कम समय तक शोक मनाते हैं, वे अपने जीवन में सफलता की नई संभावनाओं को जल्द तलाश लेते हैं। मैं कहता हूं कि 1000 बार गिरिए, लेकिन खड़े होने की हिम्मत रखिए और देखिए कि किन वजहों से आपकी हार हुई, किन वजहों से आप असफल हुए, उन्हें सुधार करिए, आगे बढ़िए। असफलता को स्वीकार करना और उससे सबक लेकर आगे बढ़ना ही जीवन का सार है। शोक की लंबी अवधि न केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है, बल्कि हमारे समय और अवसरों का भी छीन लेती है। जीवन में ऊर्जा का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी युद्ध में शक्ति का संचय। अगर हम अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों पर व्यय करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, तो हम अपने भविष्य को कमजोर करते हैं। इसके विपरीत अगर हम अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों, नए लक्ष्यों और सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि नियमित नीति के सामने भी साहस के साथ खड़े हो सकते हैं। शोक की अवधि को कम करने का अर्थ है कि अपने मन को अनुशासित करना, अपनी भावनाओं को संतुलित करना और जीवन के प्रति एक लचीला दृष्टिकोण अपनाना। असफलता के बाद उठ खड़े होने की कला ही मनुष्य को महान बनाती है। जो लोग शोक अवधि का संक्षिप्त रखते हैं
और आप देखते हैं वे जीवन के नए द्वार खोलते हैं और उनके पास समय होता है, ऊर्जा होती है और सबसे महत्वपूर्ण है उनके पास वह एहसास होता है जो नीति के चाबुक को चुनौती देता है। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और जिसमें कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से परे हैं। हम पृथ्वी के घूमने, सूर्य के उदय, अस्त या ऋतुओं के चक्र, शीत, ग्रीष्म, वर्षा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच हम अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। और हम यह तय कर सकते हैं कि कब जागना है और कब सोना है, कब परिश्रम करना है और अपनी ऊर्जा को कैसे संयोजित करना है। मानव मन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अक्सर अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर व्यय करता है जिन पर उसका वश नहीं है। जापान के मेहनती लोगों ने इस सत्र को अपने साहस और सृजनशीलता से सिद्ध किया है कि शोक मनाने में समय नष्ट करना व्यर्थ है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों में इन शहरों को खंडर में बदल दिया। हिरोशिमा में लगभग 1,40,000, नागासाकी में 74,000 लोग मारे गए। बचे हुए लोग, जिन्हें हिबाकुशा परमाणु बम से बचे ने लोग कहा जाता है, ने शारीरिक घाव, मानसिक आघात और सामाजिक भेदभाव का सामना किया। फिर भी उन्होंने शोक में डूबने के बजाय पुनर्निर्माण और सृजन को चुना। हिबाकुशा ने अपनी ऊर्जा को न केवल अपने जीवन को पुनः सृजन में लगाया बल्कि विश्व शांति के लिए भी समर्पित किया। उदाहरण के सुमित्रो तनीगुची, और जो नागासाकी हमले के समय 16 वर्ष के थे, गंभीर जलन के बावजूद जीवित रहे और बाद में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया। इसी तरह हिरोशिमा की जीवित बची सेतुसको थोरलो ने अपनी कहानी को विश्व मंच पर साझा कर शांति की वकालत की। इन लोगों ने न केवल अपने शहरों का पुनर्निर्माण किया बल्कि जापान को एक आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में फिर से सृजन और निर्माण में योगदान दिया। उन्होंने, आप देखते हैं, इन्होंने शोक में समय बर्बाद करने की अपेक्षा सृजन में कम समय लगाया। जीवन का समग्र स्वरूप हमेशा रहस्यमय रहा और हम यह नहीं जान सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन प्रत्येक दिन का रेखा चित्र हम स्वयं खींच सकते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लाती, एक ऐसे समय सारणी बनाने का मौका जिसमें हम अपनी ऊर्जा और क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। हिवाकुशा की तरह हमें भी अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाना चाहिए। जब हम किसी दिन अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हैं तो वह दिन हमें गहरी संतुष्टि देता है, भले ही उसके परिणाम तत्काल दिखाई ना दें। सफल व्यक्ति शोक के वजह सृजन को प्राथमिकता देता है। बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं? ये टिप्पणियाँ देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। बात हम लोग विस्तार से करते रहते हैं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये आप देखते हैं जो संघर्ष विराम हुआ है, विराम का अर्थ उसी की बात हो रही है। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ सैन्य संघर्ष फिलहाल स्थगित कर दिया गया। भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाता। उसमें हमें पूरी कामयाबी मिली, मगर पाकिस्तानी सेना ने उसे अपने ऊपर हमला मान लिया, आतंकवाद के साथ खड़ी हो गई। अब हम अगले अभियान के लिए तैयार हैं। अब दोनों देशों के सैन्य अभियान प्रमुखों ने भी औपचारिक रूप से संघर्ष विराम पर परस्पर सहमति जता दी। दरअसल पिछले 2 दिन से संघर्ष विराम को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। इसे लेकर आम लोगों में भी निराशा नजर आ रही थी। सेनाध्यक्षों के बयान के बाद अब किसी के मन में संशय नहीं रहना चाहिए कि आखिर क्यों लंबे सैन्य संघर्ष का रास्ता छोड़ना पड़ा। भारतीय सेना शुरू से कहती आ रही कि वह हर तरह के हमले का जवाब देने को तैयार है। अब उसने रेखांकित किया कि हमारा सुरक्षा का पद अवैध है, हम अगले अभियान के लिए तैयार हैं। तो इसका अर्थ सामने समझने की जरूरत है। छिपी बात नहीं कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले के बाद भी भारत अपने मकसद को भूला नहीं है। आतंकवाद के सफाये के लिए अब नई रणनीति की जरूरत महसूस की जाने लगी है, इसलिए कि पाकिस्तानी सेना ने उस भारतीय हमले को अपने ऊपर हमला मानकर जवाब देना शुरू कर दिया था, पाकिस्तानी सेना ने। और यह अच्छी बात है कि इस मौके पर सारे विपक्षी दलों ने सरकार पर भरोसा जताया, उसके हर फैसले के में साथ देने का वादा किया। असदुद्दीन ओवैसी को आप लोगों ने सुना है? आप देखते हैं पूरे भारत में हर किसी ने उनकी तारीफ की, और आप देखते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान को लताड़ा उन्होंने। मगर युद्ध विराम का फैसला आते ही इस मसले पर राजनीतिक सरगर्मी दिखाई देने लगी। मंगलवार सरकार ने भी विपक्षी दलों की तरफ से उठ रहे सवालों का जवाब दे दिया। युद्ध के समय सियासी नफे नुकसान के समीकरण नहीं साधे जाने चाहिए, यह बात दोनों पक्षों पर लागू होती है। इसी तरह आम जन को तथ्यों की जानकारी मिलनी ही चाहिए। मगर समझने की जरूरत है कि सेना इसलिए कई सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य पर छोड़ रही है कि उसने अभी तक संघर्ष को अंतिम तौर पर समाप्त नहीं किया। सैन्य अभियान के प्रमुख ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस वक्त यह देखना चाहिए कि हम अपने अभियान में कितने कामयाब हुए। जाहिर है कि भारतीय सेना अभी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहती है या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती है जिससे पाकिस्तान गलत तरीके से लाभ उठाए।
और भारत हमेशा इस बात का हिमायती रहा है कि आज के दौर में मसले जंग के जरिए हल नहीं किए जा सकते। इसलिए रूस यूक्रेन संघर्ष रुकवाने के लिए उसने भरसक कोशिश की। एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत और उसकी सेना को अच्छी तरह पता है कि लंबे समय तक सैन्य तनाव किसी भी रूप में देश हित में नहीं है। हम लोग एक बार युद्ध में शामिल हो जाएं, फिर आप देखिए निकलना हमारे बस में नहीं होता है। रूस का हाल देख लीजिए। और इसलिए मुख्य समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत का मकसद फिलहाल पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकी संगठनों को निस्तानाबूद करना है। इस पर दुनिया के शायद ही किसी देश को इतराज हो कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध चाहता है। यही वजह है कि ज्यादातर देशों ने भारत के लक्षित हमलों की सराहना की। इस संघर्ष विराम को किसी राजनीतिक चश्मे से देखने पर सेना की रणनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा हो सकता है। एक क्रिकेटर है आपके विराट कोहली, उन्होंने संन्यास ले लिया ना। क्रिकेट टेस्ट मैचों के मुकाबले अब विराट कोहली नहीं होंगे और मुकाबलों में, और मगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में अब तक उनकी जो जगह बन चुकी है उसमें इस खेल के हर पहलू में उनकी छवि मौजूद है। सोमवार को विराट कोहली ने जब सोशल मीडिया पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की तो भारत सहित दुनिया भर में इस खेल में उनके सफर को याद करते हुए उन्हें भावुक विदाई दी गई। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 मैचों से वे पहले ही संन्यास ले चुके हैं, अब टेस्ट मैचों में भी नहीं देखेंगे, हालांकि एक दिवसीय मैचों में मौजूद रहेंगे। दरअसल विराट कोहली के उभार के बाद से अब तक देश दुनिया भर में लोगों ने जिस रूप में उन्हें देखा उसमें वे ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक सदाबहार साहृदय और बेहद सक्षम खिलाड़ी के रूप में स्थिर हो चुके हैं। विराट ने भारत को 40 टेस्ट मैचों में जीत दिलाई और लगातार 9 टेस्ट श्रृंखला जीतने का कीर्तिमान भी कायम है। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 6 दोहरे शतक और 20 शतक और नाबाद 254 रन का कीर्तिमान दर्ज है। विराट कोहली के सफर में आए उतार चढ़ाव उनके प्रदर्शन में कभी बाधक नहीं बने। कभी मैदान में उन्होंने अपने चमक बिखेरी तो उसकी चकाचौंध में डूबे नहीं, कभी मध्यम पड़े तो उसमें हारे नहीं। सन 2014 में इंग्लैंड में एक टेस्ट श्रृंखला के 5 मैचों में 10 पारियों में विराट ने महज 145 रन बनाए, तब उनकी क्षमता पर सवाल उठाए जाने लगे। हालांकि उससे पहले भी अलग अलग देशों के कई तेज पिचों पर शतक जमा चुके थे, उन्हें तेजी से उभरता सितारा माना जाने लगा था। विराट ने अपने उस प्रदर्शन को सबक के तौर पर लिया। अपनी बल्लेबाजी की तकनीक और कौशल में सुधार लाने के लिए उन्होंने खुद को सख्त मेहनत और अभ्यास में झोंक दिया। फिर ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आए जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अपनी क्षमता साबित की और खेल के रुख को बदल देने वाले चेहरे के तौर पर भी मशहूर हुए। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट क्रिकेट की दुनिया को शिद्दत से याद करने की बातें हो रही हैं। देख रहे हो। ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता भारत के लिए क्यों अहम है, ये जान लीजिए। भारत और ब्रिटेन के बीच 3 साल से प्रस्तावित FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं से शुल्क हटाने के प्रावधान है। इससे भारत के वस्तु उद्योग को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। और आप देखते हैं ब्रिटेन के लिए समझौते के मायने क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क घोषणाओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई अनिश्चितता के बीच हुए इस समझौते को आर्थिक विश्लेषक बहुत अहम मान रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह बहुत बड़ा सौदा है। इस समझौते को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसकी बुनियाद 2022 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रखी थी। कहा जा रहा है कि इस समझौते से ब्रिटेन भारत में निर्यात बढ़ेगा और इससे वहां रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं। भारत में ब्रिटेन की विस्की और जिन पर 150% टैरिफ था अब वह आधा हो जाएगा और इन उत्पादों के निर्यातकों को इस समझौते की काफ़ी फायदा होगा, जिससे कि $1 अरब तक पहुंचने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार इसलिए ब्रिटेन के व्यापार जगत ने इस समझौते को लेकर उत्साहजनक प्रतिक्रिया आ रही है। इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। ब्रिटेन की मौजूदा दौर में अर्थव्यवस्था संकटों से गुजर रही है। अमेरिकी शुल्क की घोषणाओं से व्यापार युद्ध के खतरे के बीच यूरोप ब्रिटेन बाकी देशों से व्यापार समझौते की कोशिश में जुटे हैं और कहा जा रहा है कि 2022 में ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन का किसी दूसरे देश के साथ यह सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है। यह समझौता ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। यह ब्रिटेन को आर्थिक संकट से उबरने में काफी मददगार साबित हो सकता है। भारत के लिए कितना फायदेमंद है। ग्लोबल इनिशिएटिव रिसर्च के निदेशक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि समझौते से द्विपक्षीय व्यापार के और बढ़ने की संभावना है। एक कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं तो उन्होंने कहा कि भारत के काफी उत्पाद जैसे कपड़ा, फुटवियर, कालीन, कार, सी फूड्स ब्रिटेन को निर्यात होते हैं। आज के समय में ब्रिटेन इन उत्पादों पर 4 से 16% तक शुल्क लगाता है। अजय के मुताबिक यह हम आशा करते हैं कि इन उत्पादों पर जब ब्रिटेन में शुल्क कम होगा तो भारत से इनका निर्यात भी बढ़ेगा। हालांकि कुछ भारतीय उत्पादों पर ब्रिटेन में शुल्क नहीं है, जैसे पेट्रोलियम व हीरा। ये आप देखते हैं कि हीरा, लेकिन
ब्रिटेन के 90% उत्पादों पर भारत में शुल्क है। इनमें काफ़ी उत्पादों पर भारत शुल्क शून्य करेगा, उसका लाभ ब्रिटेन के निर्यातकों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से ब्रिटेन में जाने वाले भारतीय पेशेवर सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने में के हकदार होंगे। वहीं कई आर्थिक विश्लेषक हाल के वर्षों में ये अनुमान लगाते रहे कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक निर्यात के $1 ट्रिलियन तक बढ़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और इस मकसद में ब्रिटेन सबसे उच्च प्राथमिकता वाले व्यापारिक साझेदार हैं। संचार फर्म SCTE न्यूगेट की एली रेसिन और एक पूर्व सरकारी व्यापार सलाहकार ने आप देखिए कहा, भारत के आकार, विकास दर और इसके बाजार तक पहुंचने में मौजूदा भारी बाधाओं के कारण यह सौदा संभावित रूप से परिवर्तनकारी। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताइए। ये भारत की वायु रक्षा प्रणाली को भेदना आसान नहीं है और आप देखते हैं कि पाकिस्तान की ओर से भारत पर किए गए हर हमले को रोकने में वायु रक्षा प्रणाली ने अहम भूमिका निभाई है। 8 मई की रात में पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया। खासतौर पर S-400 रक्षा प्रणाली की चर्चा, जिसे कुछ साल पहले भारत ने रूस से हासिल किया था, इसे भेदना आसान नहीं है। किसी भी देश के लिए दुश्मन के हवाई खतरों से, जैसे कि लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और हेलीकॉप्टर को नष्ट करने की तकनीक आधुनिक युद्ध कौशल के लिए बेहद जरूरी मानी जाने लगी है। भारत पाकिस्तान जैसे देशों के संदर्भ में जहां सीमा पर अक्सर तनाव बना रहता है, इन प्रणाली की भूमिका और भी अहम हो जाती है। वायु रक्षा प्रणाली किसी देश की रक्षा ही नहीं बल्कि युद्ध जैसे हालात में एक रणनीतिक बढ़त हासिल करने में मदद करते हैं। और एक बात आप लोगों को मालूम होगा कि इजराइल क्यों सुरक्षित है? क्योंकि आप देखते हैं उसके पास एक तरह वायु रक्षा प्रणाली है ना, वरना आप सोचिए, कहते हैं कि 1500 2000 ड्रोन छोड़े गए थे, मिसाइलें छोड़ी गई थी, आप समझ रहे हैं, फिर भी इजराइल सुरक्षित है। वायु रक्षा प्रणाली कैसे काम करती है? तो आप देखते हैं कि वायु रक्षा प्रणाली में कई चरणों में काम होता है, जिसमें खतरे का पता लगाना, खतरे की निगरानी करना, अंततः उसे नुकसान पहुंचाने से पहले समाप्त करना शामिल है। हर चरण में आधुनिक तकनीक और संचालन बहुत मायने रखता है। पहले चरण में रडार अन्य सेंसर तकनीकों का उपयोग करके हवाई खतरों का पता लगाया जाता है। ये रडार एक प्राथमिक उपकरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को भेजता है और उनकी वापसी से दुश्मन के विमानों का, मिसाइलों की स्थिति का पता लगाता है। और लंबी दूरी के रडार, मध्यम दूरी और कम दूरी के रडार के साथ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर जैसे उपकरण दुश्मन के विमानों से निकलने वाले संकेतों को पकड़कर उनकी सही जगह का पता लगाते हैं। इसी चरण में खतरे की गति, खतरे का प्रकार और जैसे कि किस प्रकार का ड्रोन है या हवाई जहाज या मिसाइल हमले में प्रयोग किया जाता है, इसका पता लगाया जाता है। और दूसरे चरण में आप देखिए खतरे की निगरानी होती है, जिसमें हमला किए जा रहे उपकरण जैसे कि ड्रोन, मिसाइल या फिर लड़ाकू विमान का पता लगाने, रास्ते और अन्य गतिविधियों की सटीक जानकारी जुटाई जाती है। रडार, लेजर, रेंज फाइंडर, डेटा लिंक नेटवर्क के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि दुश्मन के विमानों या मिसाइलों की गति, ऊंचाई और दिशा पर नजर रखी जा सके। भारत इस प्रणाली में कितना ताकतवर है? भारत की मुख्य वायु रक्षा प्रणाली S-400 है, जिसे भारतीय सेना सुदर्शन चक्र के नाम से संबोधित करती है। भारत की यह प्रणाली अपनी कई परतों, विविधता के लिए जानी जाती है। इसमें आप देखिए रूसी, इजरायली और स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण है, जो इसे इसके पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक प्रभावी बनाती है। साल 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के तौर पर हामी भरी थी और इसकी तुलना अमेरिका के बेहतरीन पैट्रियट मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली से होती है। इसे भेदना आसान नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति तो 2019 के बाद भारत ने रूसी S-400 एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली को हासिल कर लिया, जबकि पाकिस्तान के पास चीन की HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली मुख्य रूप से चीन और फ्रांस की तकनीकों पर आधारित है। इसका प्रमुख हिस्सा HQ-9 मिसाइल प्रणाली है, जो 120 से 300 किलोमीटर तक की दूरी तक खतरों को रोक सकता है। पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व वाइस एयर मार्शल इकरामुल्लाह भट्टी ने कहा कि जब हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को रोकने की बात आती है तो ऐसी कोई रक्षा प्रणाली पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। देख रहे हैं आप लोग। चलिए आप लोग बताइए क्या सोचते हैं आप लोग। इस तरह से आप देखें आज की जनसत्ता का जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर हो जाती है। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।